ओजोन के बारे में सबसे पहले बात कब हुई थी? जब आप लोगों ने क्या बोलते हैं रेजोनेंस पढ़ा था, ठीक है, लोइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे कि ऑक्टेट वगैरह पूरा करने की जो बात हुई थी उस टाइम पर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि ये भाई बॉन्ड इधर चला जाता है और क्या बोलते हैं यहाँ पर ये जो लोन पेयर ये उठकर इधर आ जाता है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड बनने से क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन लूज करता है, ये वाला ऑक्सीजन गेन करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। और जब क्या बोलते हैं आप इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, ऑक्सीजन, ये एक और ऑक्सीजन, ये भाई तीसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऐसे करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा इस तरीके का कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, ठीक है। बात समझ में आती है? पंकज कोई नहीं, जरा क्या बोलते हैं एक बार लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, सब करवा दिया है मैंने ये, ठीक है। तो ये भाई एक बात हो गई। तो यहाँ पर हमने ओजोन की बात खत्म कर ली, ठीक है, मतलब शुरू की है, खत्म नहीं की, एक चीज हो गई। देखो अब ओजोन बनता कैसे है। ओजोन को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है O2, इसी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इस O2 को ही हम कन्वर्ट करके O3 बनाते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ये क्या है, क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन एक मिनट जरा सुनते रहना पहले, ठीक है। तो ये मेन प्रिपरेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर अगर हेडिंग डालना चाहो तो डाल लो। ये तुम्हारा मेजर प्रिपरेशन रिएक्शन है O2 O3 का। और इसमें बच्चों देखो क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से जो तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल कर आता है, ये रिएक्शन तुम्हारा 142, उस दिन भी मैं पढ़ा रहा था, मैंने तब भी ये बात बताई थी कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो 142 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि O2 का ओजोन में कन्वर्जन, फिर से सुन लो, O2 का ओजोन में कन्वर्जन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, ये तुम्हारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, इस बात को भूलना मत। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से ये जो O2 का O3 में कन्वर्जन है, ये प्रोसेस भाई स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोसेस तुम्हारा स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन इसी बेसिस पर अगर तुम बात करो O3 का कन्वर्जन O2, तो बताना जरा, अगर O2 से O3 जाने के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो लग रहा है वो प्लस का 142 किलो जूल पर मोल लग रहा है, तो बच्चों ये बताना जरा कि ये जो तुम्हारा O3 से O2 है, इसको जाने के लिए कितना लगेगा, -142 किलो जूल पर मोल लगेगा। और अगर ये -142 किलो जूल पर मोल लगेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, ठीक है। और इस प्रोसेस के एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये बात याद रखना कि कन्वर्जन ऑफ O3 इंटू O2, ठीक है, ये कभी कभी तुम्हारा ब्लास्ट भी कर जाता है, ये कभी कभी तुम्हारा एक्सप्लोसिव भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस में कि एक अच्छे खासे एक्सप्लोजन के लिए काफी होती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ O3 इंटू O2 इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है। और इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में और तुम्हें देखने को भी मिलेगा कि लार्ज अमाउंट अगर हमने क्या बोलते हैं हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ O2, सॉरी O2 नहीं O3, कैन बी एक्सप्लोसिव, ठीक है। एक्सप्लोसिव क्यों है, क्योंकि भाई O3 क्या करता है, धीरे धीरे O2 में कन्वर्ट होने लगता है। और अगर O3 O2 में कन्वर्ट होने लगेगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो रिएक्शन को एक्सप्लोसिव बना देती है। बिल्कुल प्रत्युष, जब डेल्टा H नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट नोट करो उसको जल्दी से, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में रखते नहीं है O3 को, क्योंकि भाई अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रख दिया तो ये क्या कर सकता है, ये हमारा भाई नेचर में एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। तो फटाफट से स्लाइड को नोट करो, नोट करते ही रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे चलूं। नोटेड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा, नमस्ते बेटा,
तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है उसके बारे में एक छोटी सी बात सुन लो कि अभी अभी हमने देखा कि ये जो O3 से O2 का कन्वर्जन है, फटाफट देखो, O3 से O2 का O2 से O3 का जो कन्वर्जन है ये नेचर में कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो तुम सब जानते हो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एनर्जीज रिक्वायर्ड, है ना, इसके बिना तो रिएक्शन चलेगा नहीं। तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं रिएक्शन होता है O2 से O3 का, ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि ये रिएक्शन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है वो एक वर्ड यूज करती है इसके लिए, ठीक है, वो वर्ड भी लिख लो। वो कहती है कि इसको हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में कराते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पर प्रिपरेशन हो गया O3 का। होपफुली इतना तुम्हें समझ में सबको आ गया है, ठीक है। जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर इतना समझ में आ गया है। तो अब जरा, सर ओजोन लेयर में एक्सप्लोजन क्यों नहीं होते? ओजोन लेयर में बेटा एक्सप्लोजन होगा कैसे, पहले तो ये बताओ ना। यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा O3 एकदम से क्या बोलते हैं थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जब क्या बोलते हैं आप यहाँ पर O3 और O2 की बात कर रहे हो, O3 और O2 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर कोई हाई प्रेशर भी नहीं है कंटेनर के अंदर, अगर इसको फ्रीज करके रखोगे तो कन्वर्जन क्या बोलते हैं इजी नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट जो बात होगी, एक मिनट रुको जरा, वो बात होगी प्रॉपर्टीज की। तो अगला जो केस है वो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलते हैं ओजोन। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे काम करते हैं, जरा उसके बारे में सुन लो। पहली बात तो ये कि जो हमारा ये O3 है, जो हमारा ओजोन है, ओजोन भाई नेचर में ध्यान से सुन लो, ओजोन जो होता है इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। और ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको क्या बोलते हैं सल्फर के बारे में कंपैरिजन बताया था। तो इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो केस आता है, दूसरा जो यहाँ पर केस आता है वो जरा थोड़ी सी इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी। और जो अगला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट है क्या, इट इज बेसिकली द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन की मैं बात कर रहा हूं। तो होगा क्या, जब तुम ओजोन की भाई बात करो तो पहली बात तो ये कि O3 इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये बात याद रखना। ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिकली बच्चों अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका कंपैरिजन कर रहा हूं O2 से, सो एज कंपेयर टू O2 ये क्या होगा, ये तुम्हारा थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। और कम स्टेबल होता है तभी तो क्या बोलते हैं ये जाना चाहता है O2 में, बात समझ में आ रही है, तभी तो ये O2 में जाना चाह रहा है, अदरवाइज क्यों जाता है, ठीक है। तो क्या होगा जब तुम O3 को O2 में कन्वर्ट करोगे, अभी अभी भाई देख कर आ रहे हैं कि O3 का O2 में जो कन्वर्जन होता है उसमें डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है। और थोड़ी सी अगर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो तो तुम सब जानते हो कि अगर O3 का O2 में जाना क्या बोलते हैं नेगेटिव है, तो अगर थर्मोडायनेमिकली मैं इनको क्या बोलते हैं कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली O3 तुम्हारा अनस्टेबल निकलेगा और जो तुम्हारा O2 है वो ज्यादा स्टेबल निकलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं फिर से रिपीट करता हूं, देखो किसी भी थर्मोकेमिकल प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस में एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो वो प्रोसेस रैपिडली हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल फॉर्म से मोर स्टेबल फॉर्म में जाता है। अनस्टेबल फॉर्म से क्या करता है, वो मोर स्टेबल फॉर्म में जाता है। तो भाई ये तुम्हारा मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या मोर स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो डेल्टा H क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा H हो गया नेगेटिव। दूसरी बात ये, जब तुम O3 से O2 बना रहे हो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना, कुछ इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगा। और अगर तुम भाई O3 से O2 कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ये भी देख लो जरा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस,
बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, एंड व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस तो इसका ये मतलब होता है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि डेल्टा एस यहां पर क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव बन गया। डेल्टा एस तुम्हारा कैसा बन गया, डेल्टा एस तुम्हारा यहां पर पॉजिटिव बन गया। ठीक है, एक तो ये कहानी हो गई। ठीक है, वैसे सब कुछ खत्म हो गया और कुछ बचा नहीं। तो ये तुम्हें पता है बात, ये तुम्हें पता है बात कि व्हेन डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है, एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन पे जरा भाई डेल्टा जी निकाल लो। एक काम करो, जरा डेल्टा जी निकाल लो। ऑल दो निकालोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा, तुम लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हो, और बाकी मैं तुम्हें भी करके भी दिखा देता हूं। तो ये देखो, अगर डेल्टा जी आएगा पहली बात तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और बाकी जरा चर्चा यहां पर समझो फटाफट से। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है नहीं होता। और यहां पर वो ये कह रहा है कि डेल्टा एच तुमको दे रखा है नेगेटिव, डेल्टा एच कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। और टी तो चलो टी है, डेल्टा एस कैसा दे रखा है भाई, पॉजिटिव। तो बताना जरा यहां पर, नेगेटिव ये भी और नेगेटिव पॉजिटिव क्या, एक और नेगेटिव, और इन दोनों नेगेटिव रिजल्ट से क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां से डेल्टा जी कैसा आ गया, नेगेटिव हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है, जिससे ये पता चल रहा है कि भाई तुम्हारा O3 से O2 कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस है, जो ये प्रूव कर देता है कि O3 कंपेरेटिवली अनस्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल में कन्वर्ट होना इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो होपफुली इतनी बात तुम सभी बच्चों को समझ में आ गई है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, रेजोनेंस है, फिर अनस्टेबल क्यों, बेटा किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी सिर्फ रेजोनेंस से नहीं देखी जाती। स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी होती है, स्टेबिलिटी तुम्हारी केमिकल स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो केमिकली तुम कह सकते हो कि O3 है, लेकिन सर नेटवर्क चला गया था, प्लीज ब्रीफली रिपीट फर्स्ट स्लाइड। बेटा उसको जरा रिकॉर्ड कर मतलब बाद में देख लेना लेक्चर को, अभी इसको नोट कर लो, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड को ब्रीफली रिपीट करने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और ये जो बाकी बालक नोट कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। तो जब एक बार लेक्चर खत्म हो जाए, हार्डली 10-15 मिनट की बात होगी, उसको एक बार दोबारा से देख लेना। काफी दिनों के बाद थर्मोडायनेमिक्स से मुलाकात हो गई, अच्छा लगा मिलके, अच्छा जी बहुत अच्छे। चलो जल्दी से अब इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलूं, फटाफट करो। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जो प्रोसेस है ये इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है कि इस वजह से अगर लार्ज या हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर आपने O3 को रखा, लार्ज अमाउंट ऑफ O3, ठीक है, कैन बी एक्सप्लोसिव इन नेचर। रोहन बेटा उसमें ब्रीफ कुछ नहीं है, आप लेक्चर खत्म होने के बाद में एक बार उसको देख लेना। ब्रीफ में अगर बात करूं तो मैंने सिर्फ प्रिपरेशन बताई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें बेटा ब्रीफ में मैं कुछ नहीं बता सकता, एक बार आप लेक्चर के बाद में उसको 10 मिनट लगाकर देख जरूर लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर वो कुछ क्लियर नहीं होगा। ब्रीफ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैं ब्रीफ में बता दूं। ब्रीफ में तो एक लाइन में यही बोलूंगा कि प्रिपरेशन दे रखी है O3 की, और उससे समझ में थोड़ी आ जाएगा। खैर, और एक बात और, कल आपने क्वेश्चन पूछा था Ka1 इक्वल्स टू Ka2, अगर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा भी है तो उसको काट दो, गलत लिखा हुआ है। ये मैंने क्या बोलते हैं कल भी क्लास के बाद भी देखा था, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नया था कि आपने क्या पूछ लिया कि Ka1 Ka2 इक्वल कैसे हो गया। तो उसको काट दो अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि Ka1 Ka2 सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर ये इक्वल हो ही नहीं सकते। और जैसे ही नोट कर लो बच्चों, बताना फटाफट, फिर मैं आगे मूव करूं।
चलो नोट कर लिया, तो अब मैं आगे जा रहा हूं यहां से। और नेक्स्ट जो अब यहां पर केस बनेगा तुम्हारा, वो है भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। अगला जो केस है वो आएगा भाई अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। नेक्स्ट केस हमारा बनता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ठीक है, इसकी जरा बात होगी। देखो अभी अभी आपने ये पढ़ा कि O3 टू O2 कन्वर्जन क्या है भाई, ये तुम्हारा हाईली एक्सोथर्मिक है। अब होता क्या है, जरा उसके बारे में भी सुन लो। कि जब O3 तुम्हारा O2 में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या करता है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से, प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने की वजह से, ये बड़े प्यार से खुद को O2 में कन्वर्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेसेंट ऑक्सीजन जानते हो ना सब, एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है। एंड formation ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ this nascent oxygen, due to the formation of this nascent oxygen, जो हमारा ओजोन है इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बस ये कहानी है तुम्हारे ओजोन की। तो कल को कोई ये पूछ ले कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो भाई एक लाइन का आंसर है कि जब O3 खुद को O2 में कन्वर्ट करता है, तो इस कन्वर्जन में क्या होता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब वो भर भर के ऑक्सीजन देता है। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस भर भर के ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारा O3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जैसे मेरे सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं तुमसे कहूं से बैलेंस करके दो, जरा इसको ट्राई करो। यहां पर क्या है, आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके ये I2 में कन्वर्ट कर रहा है। आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके यहां पर क्या कर रहा है, ये I2 में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां पर O3 खुद रिड्यूस होकर O2 में कन्वर्ट हो रहा है। जरा एक काम करो, इस रिएक्शन को फटाफट से बैलेंस करके दो इन बेसिक मीडियम। ठीक है, याद रखना ओजोन जब काम करता है तो ओजोन बेसिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, करो फटाफट से। न्यू बॉर्न ऑक्सीजन नहीं होता, इसका मतलब ये होता है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंफर्म कर दो कौन होता है बेटा, ये क्या लिखा है यार, कभी कभी कैसे बावले से हो जाते हो तुम लोग। स्क्रीन पे यहाँ सामने लिखा हुआ है O3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किसके बारे में जानना चाह रहे हो, यहां पर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। और किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, ओजोन के बारे में तो बात कर रहा हूं, और किसके बारे में बात होगी। खैर, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब जल्दी से जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा है इसको बैलेंस करके दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। करो फटाफट करो, 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी बैलेंस करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस कर लेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देता है, मतलब जो ऑक्सीजन लूज करता है। जैसे ही बच्चों इसको नोट कर लो, बताना, मतलब इक्वेशन बैलेंस कर लो फटाफट, बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके,
योशित तुम्हारी इक्वेशन में भाई हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, बताना जरा। तो भाई जरा अब इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रहा हूं। दो तरीके होते हैं बैलेंसिंग के, एक तो आप लोगों ने क्या बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन मेथड पढ़ा है, फिर तुमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी पढ़ा है। लेकिन अभी मैं इक्वेशन बैलेंसिंग सिखाने वाला नहीं हूं, उसके लिए अगले चैप्टर का वेट करो, डीएनएफ, ठीक है। वहां पर इक्वेशन बैलेंसिंग सिखाऊंगा प्रॉपर दोबारा से। नमन, हाँ शायद तुम्हारा सही है बिल्कुल। तो ये भाई तुम लोग अगली क्लास में मतलब अगले चैप्टर में भी करोगे, तो अभी मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ क्या हो रहा है, O3 खुद को O2 में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत ही मतलब जो आप लोगों ने बैलेंसिंग सीखी हुई है क्लास क्या बोलते हैं कौन सी 11th में, वहां पर आपको ये बात बताई गई होगी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स के थ्रू कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो जाता है और अगर मीडियम बेसिक है, इफ मीडियम इज बेसिक, तो इक्वेशन में जितना H प्लस है दोनों तरफ उतना OH नेगेटिव ऐड कर दो, और लास्ट में क्या करो, उठकर चार्ज बैलेंस कर लो, ठीक है। ये जो स्टेप है फोर्थ, ये इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब मीडियम बेसिक होता है। जरा मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं। अब O3 से O2 जा रहा है। पहला स्टेप कहता है बैलेंस दी मेटल, मेटल है ही नहीं, बैलेंस दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन बैलेंस करने का मेथड क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, एक वाटर ऐड कर दिया। अगला स्टेप कहता है बैलेंस दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है, बाय द एडिशन ऑफ H प्लस। तो यहां पर मैंने क्या किया, जो इक्वेशन मुझे दे रखी है उसमें मैंने चेक करा कि रिएक्टेंट साइड पे भाई एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पर 2 H प्लस ऐड कर दिए क्योंकि उधर 2 की कमी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मीडियम बेसिक चल रहा है, तो जितना H प्लस दोनों तरफ उतना ही OH नेगेटिव मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो 2OH नेगेटिव ये दोनों तरफ ऐड हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या होगा, O3 तुम्हारा क्या बोलते हैं O2 बनाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे 2OH नेगेटिव आएगा, यहां पर 2OH नेगेटिव आएगा, और यहां पर तुम्हारा एक वाटर आएगा, ठीक है। एक ये बात हो गई। चार्ज बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, लो भाई हो गया। अब जरा दूसरे पार्ट पर आते हैं जो था I नेगेटिव से I2। तो अगर I नेगेटिव से I2 को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इधर लगेंगे 2 लगेगा उधर आयोडीन के आगे, और यहां लगेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐड करना शायद सभी को आता होगा, इतना तो शायद तुम में से कोई नहीं भूला होगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और क्या इक्वेशन आएगी, एक मॉलिक्यूल वाटर, एक ओजोन, 2 I नेगेटिव गिव्स O2 प्लस I2 प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या बोलते हैं तुम्हारा जो आयोडीन है उसको ओजोन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना। ये देख रहे हो यहां पर क्या है, जो तुम्हारा आयोडीन है वो क्या कर रहा है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी तो प्रोडक्ट साइड में लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर तुमने क्या बोलते हैं O3 वाला केस देखा, तो O3 वाले केस में देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिएक्टेंट साइड पे हैं, मतलब ओजोन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो बन जाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर हमें बता रही है कि भाई जो हमारा ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। होपफुली सबको समझ में ये बात आ गई होगी। समझ में अगर आ गई है तो जल्दी से इसको नोट कर लो ताकि मैं अगली स्लाइड पर जाऊं और अब आपको जरा एक्सप्लेन करूं द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं आजकल कि आप क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करते हो कि कितना ऑक्सीजन बना, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब सच में है, बिहेव क्या कर रहा था सच में है। चलो जल्दी से इसको नोट करो।
ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो। और बाकी इक्वेशन बैलेंसिंग की टेंशन ना लो, इक्वेशन बैलेंसिंग मैं तुमको कराऊंगा अगले चैप्टर में। हर्ष एक बार बेटा मुझे सेंड कर देना, क्योंकि आज तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आज थोड़ा क्लास को एक्सटेंड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन बैक टू बैक क्लासेस होती है। तो एक बार आप भेज देना, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। सर आप बोर्ड पे ब्लू इंक पे येलो इंक से लिख के दिखाइए, तो क्या वो ग्रीन में कन्वर्ट किया? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, डिजिटल है भैया, यहाँ पे इंक मिक्स थोड़ी हो रही है, यहाँ इंक मिक्स थोड़ी हो रही है। और यार क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करो जल्दी। नोट कर लिया तो बताओ आगे चलें। नहीं, इंक मिक्स तो हो रही है योशित, लेकिन वो यार ऐसे थोड़ी करके देगा। मतलब ऐसे थोड़ी करने का मतलब है कि जैसे नॉर्मली दो कलर को मिला के एक तीसरा कलर मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। रिस्पॉन्ड कर दिया, बहुत अच्छा है। चलो भाई, तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और ये जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, जो अभी एक इक्वेशन है, ये वाटर O3 आयोडाइड वाली, ठीक है, जो अभी अभी आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखी है, उसको मैं दोबारा से एक बार लिख रहा हूँ। तो ये वाटर था, उसके साथ में क्या था, O3 था, O3 के साथ में इधर दो आयोडाइड था, और इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ एक I2 है, एक O2 है, और साथ में इधर क्या है भाई, दो OH नेगेटिव है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली क्या है, ये हेल्प करती है हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन का मतलब क्या है कि रिएक्शन में ओजोन कितना लगा, ठीक है, इसको निकालने में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये चीज थोड़ी सी बाउंस कर सकती है ऊपर से। देखो क्या किया जाता है कि जो तुम्हारे पास रिएक्शन में यहां पर क्या करा कि भाई O3 लिया, और उसको हमने क्या करा, जो हमारे पास यहां पर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, मतलब O2 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट क्या, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, हमने क्या करा, यहां पर पोटेशियम आयोडाइड के अगेंस्ट अपना O3 को
टाइट्रेट करा दिया, ठीक है, ये एक बात हो गई। और जब इतना हमने करा दिया तो यहां से क्या हुआ, I2 फॉर्म हुआ, ठीक है। और यहां पर जो I2 फॉर्म होता है ये टाइट्रेट किया जाता है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट Na2H2O3, ठीक है, सोल्यूशन। और यहां से पता चल जाता है कि भाई कितना O3 रहा होगा। प्रोसेस थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़े प्यार से मतलब एक बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद रिलेट कर पाओगे, ठीक है। भाई मान लो पहले तो ये कि एक बिस्किट का पैकेट आता है पार्ले जी, ठीक है, और इस बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट पता है क्या है, 5 रुपए है। एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि भाई मेरे एक फ्रेंड ने क्या करा, भाई मेरी पॉकेट से कुछ पैसे चुरा लिए, कुछ ₹X उसने चुरा लिए, ठीक है। और जितने भी पैसे उसने चुराए, ध्यान से सुनना, जितने भी पैसे उसने चुराए उससे उसने क्या करा भाई, जाकर क्या करा, उससे 5 रुपए वाले पार्ले जी बिस्किट पैकेट्स खरीद लिए, ठीक है। और उससे ये समझ में आया कि भाई ये कितने पैकेट चुरा मतलब खरीद के लाया है, ये 10 पैकेट खरीद के लाया है, 5-5 वाले। तो ये बताना जरा, इसने मेरी पॉकेट से कितने पैसे चुराए होंगे। एक बात और सुनो जरा, एक बात और सुनो कि भाई उसने जितने पैसे चुराए उन सभी पैकेट्स के उसने पार्ले जी खरीद लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत खतरनाक बच्चे हैं कुछ, वो कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, हो सकता है उसने ज्यादा चुराए हो, पैकेट इतने ही खरीदे हो। तो अभी बता रहा हूं कि उसने जितने पैसे क्या बोलते हैं चुराए थे, सबके भाई पार्ले जी बिस्किट खरीद लिए। वही हाल यहां पर है, ठीक है, कि अगर तुम I2 को टाइट्रेट करा रहे हो Na2H2O3 जो तुम्हारा थायोसल्फेट सोल्यूशन कहलाता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मुझे पता था बेटा, मुझे पता था कि तुम में से कोई ना कोई पूछेगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि जितने के उसने क्या बोलते हैं पार्ले जी खरीदे उतने ही पैसे चुराए हैं। तो यहां से तुम लोगों को एक बात पता चल गई कि भाई मेरी पॉकेट से 50 रुपए निकले हैं। वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है। O3 को तुमने टाइट्रेट कराया Ki के अगेंस्ट, मतलब I नेगेटिव के अगेंस्ट, जिससे I2 बना, ठीक है, बात समझ में आती है। I2 को तुम टाइट्रेट करा रहे हो तुम्हारे Na2H2O3 सोल्यूशन के आगे, जिससे तुम्हें यहां पर ये पता चल जाएगा, जिससे तुम्हें यहां पर ये पता चल जाएगा कि कितना मोल I2, समझ रहे हो, कितना मोल I2 यहां रहा होगा। अब एक बात बताओ, अगर I2 पता चल गया तो जरा पीछे जाकर O3 भी तो पता चल जाएगा ना। कि अगर मान लो, बात सुनो फिर से मेरी, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि 1 मोल O3 से 1 मोल I2 बनता है, 1 मोल O3 से 1 मोल I2 बनता है। और मुझे यहां पर एंड में ये पता चला कि भाई इधर मेरा 4 मोल I2 बना है। तो तुम यहां से ये पता कर लोगे कि भाई इसका मतलब 4 मोल O3 रहा होगा, समझ गए। तो ये फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना होता है जो तुम यूज करते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना, फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। और तुमसे पूछा गया जाएगा कि भाई एक काम करो, जो रिएक्शन इन्वॉल्व है ना वो रिएक्शन लिख कर दे दो। तो जब रिएक्शन तुमसे पूछा जाएगा तो ये रहा तुम्हारा वो रिएक्शन, ठीक है, जो टाइट्रेशन का गिवन है, ठीक है, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जल्दी से भाई इसको नोट करो, फिर यहां से मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करो। एक बार फिर से सुन लो बेटा, तुम्हें क्या करा, तुम्हें O3 के अमाउंट के बारे में नहीं पता, तुम नहीं जानते कि O3 का अमाउंट कितना था, ठीक है। लेकिन जो तुम पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता है। जब तुमने पोटेशियम आयोडाइड को टाइट्रेट कराया ये तुम्हारा O3 से, तो कुछ अमाउंट ऑफ I2 बना। और तुमने क्या करा, इस I2 का रिएक्शन, इस I2 की टाइट्रेशन Na2H2O3 से करा दी, ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट ही कहा जाएगा इसको, ठीक है। जब इससे तुमने रिएक्शन करा दिया, इससे तुमने रिएक्शन जब करा दिया सोडियम थायोसल्फेट से, तो यहां पर क्या हुआ कि तुमको पता चल गया कि कितना मोल I2 था, ठीक है। अब जब एक बार I2 पता चल गया तो वापस जाना शुरू करो ना, कि I2 4 मोल था, ठीक है। बात समझ में आती है बेटा, ये इसकी कैलकुलेशन है जो तुम लोगों ने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो में पढ़ी होगी, टाइट्रेशन जब कराई होगी।
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराई जाती है, उसमें ये बताया गया होगा। तो मैं यहां पर इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या था। ठीक है, ये बात सुन लो। ठीक है यार, नहीं कराया तो फिर अब थोड़ा सा वेट करो, मैं बाद में करवा दूंगा, मुझे बस याद दिला देना। तो ये भाई कहानी थी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया और तुमने उसको क्या बोलते हैं टाइट्रेट करा दिया। अच्छा, एक एक बात और सुनो ध्यान से, एक मेरी छोटी सी बात और सुन लो कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ये पता है, मैं इसको दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दो। ठीक है, मुझे ये पता है कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर जो ये सोल्यूशन है मेरा Na2H2O3, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब है कि इसका मुझे जो भी चाहिए मोलैरिटी वगैरह, जो भी इसके बारे में मुझे डेटा चाहिए वो गिवन है। ठीक है, इसके मुझे मोलैरिटी या मोल गिवन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराता हूं I2 के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, इस सॉल्यूशन को मैं टाइट्रेट कराता हूं I2 के अगेंस्ट, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाकर M1V1 इक्वल्स टू M2V2, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि मैंने I2 का कितना वॉल्यूम लिया, क्या मैं यहाँ पर I2 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकता? एक बात बताओ, I2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है ना। अब जब एक बार तुमने I2 का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, नॉन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो यार अब क्या करोगे, अब पीछे जाना शुरू करो ना, कि अगर I2 का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10 मोलर है, तो ये रिएक्ट किससे करके बना है, ये O3 से रिएक्ट करके बना है। तो भाई O3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, ये तो पता चल जाएगा ना इससे, वही बस अप्लाई करा है मैंने और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब यार यहाँ से आगे बढ़ने दो, इतना भी टफ नहीं है ये, एक लाइन में तुमको ये बात याद रखनी है बस, कि O2 को टाइट्रेट कराया जाता है Ki से, और उस टाइम पर जो आयोडीन फॉर्म होता है उसको Na2H2O3 से टाइट्रेट कराते हैं, और इससे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है। ठीक है, और अगर रिएक्शन कोई मांगे तो ये लिखा है रिएक्शन, तो जल्दी से इसको नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट नोट करो यार। बिल्कुल, जो यहाँ पर ये आयोडाइड है, ये जो आयोडाइड है, ये तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड से ही आता है। ये जो आयोडाइड यहाँ पर लिखा है वो पोटेशियम आयोडाइड से आता है। और यार इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि I2 कैसे टाइट्रेट करते हैं, गैस को पकड़ के डालते हैं या पीपीटी बनता है, यार ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। क्वेश्चन ही इतना इलॉजिकल है, पकड़ के डालते हैं, भाई पकड़ के क्या डालोगे हैं, गैस पकड़ ले तो तुम बताना जरा मुझे, तुम्हारे हाथ में गैस पकड़ में आ जाती है? आ जाती है, 2-4 किलो हमारे लिए पकड़ लेना फिर। क्या लॉजिकल क्वेश्चन है भैया। खैर, अब यहां तक अगर क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और नेक्स्ट जो केस होगा, यार तुम लोगों ने कभी तो टाइट्रेशन की होगी, टाइट्रेशन में ये सब सिखाया जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात तुम लोगों को पता क्यों नहीं है। ये तो मुझे लगा देखते ही याद आ जाएगी बात। अभी तुषार अभी नहीं बताऊंगा बेटा, अभी पी ब्लॉक चल रहा है, या तो चैप्टर एंड में मुझे याद दिलाना तब बताऊंगा, बीच में मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे याद दिलाना, बता दूंगा। खैर, अगला जो केस है, योशित लैब में कभी तो गए होगे यार 11th क्लास में, क्या लैब में टाइट्रेशन ही नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने टाइट्रेशन ना पढ़ी हो। खैर, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। वाह, सॉल्ट से टाइट्रेशन करते हैं, नालायक, एसिड और बेस के बीच में होती है टाइट्रेशन, सॉल्ट से करोगे टाइट्रेशन?
खैर जरा अब अगली चीज पे ध्यान दो। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है तुम्हारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट जो केस भाई हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो, वैसे तो बहुत अलग अलग क्या बोलते हैं फैक्टर्स हैं जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एक क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत कॉमन फैक्टर पढ़ा है कि एक टाइम पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब यूसेज बहुत बढ़ गया था, जो गैस मेनली रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, एयर कंडीशनर्स में यूज होती है नहीं, होती थी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, कुछ रीजन थे, है ना। और धीरे धीरे क्या बोलते हैं भाई, इनका काम थोड़ा कम, मतलब यूज कम किया गया है, और जितना मेरी नॉलेज में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो बैन ही कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये दोबारा भी बन सकता है कि जो तुम्हारे रॉकेट्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक जेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। इस पॉइंट को जरा भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पहले भी बच्चों कई बार बना है, दोबारा भी बन सकता है। तो अब ये क्या है, जरा इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो सुपरसोनिक जेट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेजी से चलते हैं, इनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि भाई नाइट्रस एनो एनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तुम में से जो बालक गेम खेलते हैं, ठीक है, तुम में से जो बच्चे रेसिंग गेम खेलते हैं, तुम में से क्या, मेरे ख्याल से सभी ने खेला होगा, तो कभी देखा है वो NOS जो लिखा होता है, ठीक है, जो NOS लिखा होता है जिससे क्या बोलते हैं बूस्टर मिलता है, पावर मिलती है, वही उसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा NO है, जब ये कांटेक्ट में आता है, जब ये कांटेक्ट में आता है ओजोन लेयर के, दैट इज O3 के, तो ये क्या करता है, एक तो ये ऑक्सीजन गैस बनाता है, और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा ये भाई NO2 बना देगा। समझ रहे हो, ये क्या करेगा, ये भाई तुम्हारा NO2 बना देगा। और अगर ये NO2 बना देगा, O2 बना देगा, तो यहां पर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे ये जो O3 है ये तो खत्म होता चला जाएगा ना। समझ रहे हो, तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। और व्हेन आई से पेपर में, तो पेपर में मतलब मेंस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई कौन सी गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सी गैस होती है आपके क्या बोलते हैं फ्यूल में, ठीक है, सुपरसोनिक जेट के फ्यूल में या रॉकेट इंजन में जो फ्यूल यूज होता है उसके अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है क्या बोलते हैं हमारे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में। तो ये उसका आंसर है, पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, 4 नंबर पक्के, अगर क्वेश्चन आ गया तो 100% 4 नंबर पक्के, ठीक है। तो ये बात बच्चों याद रखनी है तुम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो फटाफट बोलो, ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं। इसको जल्दी से नोट करो, बस इसमें यही था बताने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसमें बस इतनी ही कहानी थी। तो यहां पर तुम्हारा ओजोन खत्म हुआ, बाकी यूजेस वगैरह थोड़ा इसका देख लेना ओजोन का, ठीक है, वो यार तुम लोग खुद करोगे, बाकी मैं कुछ चीजें अगर इधर उधर हुई भी है तो क्वेश्चंस के थ्रू कवर करा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये 16 खत्म हो। अब थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है 16, और मैंने आपने भी क्या बोलते हैं गेम खेला है, बिल्कुल खेला है सर। अभी तक तो सिलेबस नहीं खत्म नहीं हुआ, रिवीजन कब से करेंगे बेटा, सिलेबस वैसे भी नवंबर में खत्म नहीं होता। मैंने तो अपनी लाइफ में नवंबर में कभी सिलेबस खत्म करके नहीं दिया, टाइम लगता है, कम से कम नवंबर एंड तो लग ही जाता है, ठीक है। और रिवीजन की टेंशन ना लो, रिवीजन में क्या बोलते हैं कोई 6-6 महीने नहीं लगते हैं, 1.5 महीने 2 महीने में पूरी रिवीजन हो जाती है। तो टेंशन ना लो तुम लोग, सब हो जाएगा। बस इतना है कि जो होता जा रहा है उसको पढ़ते जाओ रेगुलर बेसिस पे, उसमें डिले ना करो।
पेपर जैन में है हर्ष, वो बात तो ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तुम लोग जो तुम्हारा अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा उसको जरा थोड़ा सीरियसली लेकर पढ़ाई करो, ठीक है। अभी से ये इस वाले का स्ट्रेस मत पालो कि जैन में एग्जाम है और ये रह गया वो रह गया, क्योंकि तुम इस हिसाब से अगर चलोगे तो तुम लोगों का अभी तक 11वीं भी पूरा रिवाइज नहीं होगा। नहीं बेटा, अभी जेई के फॉर्म जितना मेरी नॉलेज में नहीं आए अभी तक जेई के फॉर्म। इस बार ऐसा हो सकता है जो टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं उनमें से मेंस में आ जाए, चांसेस तो बहुत कम है ऐसे होने के, लेकिन अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता आ जाए, ठीक है। क्योंकि जेई का थोड़ा मुझे भरोसा नहीं है, सच बोलूं तो और दूसरी बात ये भी सुनने में आ रही है कि तुम्हारा जो एग्जाम है शायद वो फरवरी में होगा, मतलब सुनने में आ रहा है, कितना सच है ये मुझे भी नहीं पता। तो ऐसा बस पता चला है कि शायद तुम्हारा मेंस वाला एग्जाम डिले हो रहा है 1 महीने। बट फिर से मैं तो हर बैच में बच्चों को यही बात बोल रहा हूँ कि जो भी हाल है किसी भी के मतलब कहने से किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अगर कोई मान लो एग्जाम डिले हुआ भी तो याद रखना एग्जाम डिले हद से हद 1 महीने का होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही है, तुम न्यूज देख ही रहे हो डेली, वैक्सीन वगैरह का भी चल ही रहा है कि बहुत जल्दी आई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह वाले तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि फरवरी में जो फ्रंट लाइन फोर्स है उसको लग जाएगी और अप्रैल तक तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो और इवन अगर अवेलेबल नहीं भी होती है, ये बात याद रखना, अगर अवेलेबल नहीं भी होती है तो भी क्या बोलते हैं ये जो अगला सेशन होगा उस सेशन का हाल इस वाले सेशन जैसा नहीं होगा, ठीक है। उस सेशन को किसी भी हालत में डिले नहीं होने दिया जाएगा। अभी तो ये दिक्कत थी कि हम लोग तैयार ही नहीं था ऐसी किसी परेशानी के लिए, लेकिन अब तो एक बार भुगत लिया ना, तो अब ये मान के चलो कि कोई भी सेशन डिले नहीं होगा, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा सा सीरियस होके लग जाओ, ठीक है, पढ़ाई करने में। और क्या रह गया है कब होगा इन चीजों को छोड़कर जो होता जा रहा है जरा उस पर ध्यान लगा लो, ठीक है। हमारे लिए क्या अवेलेबल होगा, मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीन की, कोरोना की जो वैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीन है उसकी बात कर रहा था। और रही बात बोर्ड की हर्ष, वो छोड़ दो बेटा, उस बारे में बात मैं नहीं करूंगा। तो यार मैं यश इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, ठीक है। मुझे जब ये बैच दिया गया था तब से लेकर अभी तक यहीं पर हूँ, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें तुम्हें दे पाऊँ जिससे तुम लोग का एग्जाम निकले। मेंस की बोर्ड्स का फिजिक्स का नहीं हो रहा यार मतलब बोर्ड्स का पेपर कहीं क्या बोलते हैं तुम्हारा फरवरी में नहीं हो रहा, वो पेपर नहीं होंगे फरवरी में, वो तुम्हारे मार्च एंड में ही होंगे, उससे पहले नहीं होने वाले। हाँ मार्च एंड में होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा कोई डिले नहीं होंगे। अच्छा अब जरा रुक जाओ, बातें बहुत हो गई, जरा आगे थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर से वही टाइम निकल जाएगा, 4:22 हो चुके हैं और फिर हम थोड़े से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अगली जो बात है, अगला जो क्या बोलते हैं हम केस यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, वो भाई हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड से पहले एक चीज और बता रहा हूं मैं यहाँ पर, वो है तुम्हारा सल्फर, ठीक है। सल्फर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो आपने क्या बोलते हैं पढ़ना है अपनी साइड से, ठीक है। आपने उसको थोड़ा सा अपनी साइड से पढ़ना है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना, लेकिन एक बार उसको अपनी तरफ से ट्राई करोगे। रीजन ये है, ना ही सीबीएसई ना ही मेंस कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है उसमें, सीबीएसई तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर है, ये मैं तुम्हें छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग देखोगे, हाँ अगर नहीं क्लियर हो रहा, कोई बात समझ नहीं आएगी तो फिर तो ऑब्वियसली मैं बैठा ही हुआ हूँ, फिर मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन एक बार पहले जरा इसको खुद ट्राई करोगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में जब सल्फर डाइऑक्साइड की बात होती है तो यार अलग अलग तरीके की प्रिपरेशन है जो एक्चुअली नहीं आती है, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कुछ हाँ एक्शन जरूर है, कुछ एक्शन जरूर है, एक्शन बोले तो रिएक्शन एक्चुअली जो तुमसे पूछ लिए जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, जैसे एक रिएक्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं वो देखना जरा फटाफट से, ठीक है। तो अगला और जो लास्ट हमारा क्या बोलते हैं कमर्शियल कंपाउंड है वो होता है भाई SO2। SO2 क्या करता है,
SO2 भाई तुम्हारा इट डीकलराइजेज, एक मिनट स्पेलिंग गलत कर दी, डीकलराइजेज की, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, और लिख लो पर मैग्नेट आयन, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। होता क्या है कि जो तुम्हारा भाई यहां पर SO2 है, SO2 की प्रेजेंस में परमैंगनेट आयन खुद को Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। MnO4 नेगेटिव क्या करता है, खुद को Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ये तुम्हारा मैंगनीज+7 को मैंगनीज+2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा, और मीडियम, मीडियम मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि परमैंगनेट का Mn2 प्लस में कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब मीडियम एसिडिक रहेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा परमैंगनेट आयन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Mn2 प्लस में, और खुद ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, ठीक है। तो मैं अब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम सभी बच्चों को, दोनों इक्वेशंस को जरा फटाफट से मुझे बैलेंस करके दो एसिडिक मीडियम में, ठीक है। शुरू हो जाओ और इनको बैलेंस करो फटाफट, चलो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे साथ ही साथ और देखते रहो, मैं बस बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना कि यहाँ पर अगर तुम सल्फर को चेक करोगे तो सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पर SO2 से SO4 जाने का मतलब है कि इसका अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SO2 क्या होता है, SO2 बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इस बात को भूलना मत, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है इसका, बट पहले इसको कर लो फिर अगले पे चलेंगे। और इन SO2 को जरा थोड़ा सीरियसली पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेटा तुषार, मैंने अभी अभी कहा, मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि मैं थोड़ा भरोसा नहीं करता इन मोटिवेशन वगैरह जैसी चीजों में, ठीक है। मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेटा, मैं हर्ष नहीं बताऊंगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही मना किया, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैंने कहां से क्या सुना, कोई फायदा नहीं है बार बार पूछने का। तो जैसा क्या बोलते हैं, मैं अभी तुषार तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं, यार मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि उस काम को क्या बोलते हैं, मुझे क्यों करना है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है। और जब मुझे पर्पस पता चल जाएगा तो अपने आप मेरा उस काम को करने में मन लगने लगता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भरोसा नहीं करता है मोटिवेशन वगैरह में, ठीक है। मुझे बस इंस्पिरेशन चाहिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं उसे क्यों करूं, ठीक है। और एक बार अगर क्या बोलते हैं मुझे उस काम को करने की इंस्पिरेशन मिल गई तो काम खत्म, मतलब फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं थक रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। तो जो भी काम करो उसको एंजॉय करो यार, अगर मर मर के सड़ सड़ के करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो वैसे ही मजा नहीं आएगा। जैसे कि बच्चों से कई बार बात बात होती है और तुम्हारी एज के बालकों से, ठीक है, कि भाई ये लाइफ में बनना है, क्यों बनना है, मम्मी के लिए बनना है, पापा के लिए बनना है, फलाने के लिए बनना है, ढिमकाने के लिए बनना है, अरे पहले अपने लिए कुछ बन जाओ, ठीक है, उसके बाद दूसरों के लिए बन जाना, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखो, लाइफ में तुम जो भी काम कर रहे हो ना उसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो अपने नाम को थोड़ा प्राउड के साथ लेना शुरू करो, ठीक है, तो तुम अपने आप अपना काम भी सुधार लोगे। बाकी बाकी क्या बोलते हैं, मुझे सिर्फ एक बात जो पता है बहुत सिंपल सी, वो सिर्फ इतनी है, जैसा मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे सामने मुझे कोई काम असाइन अगर किया गया है तो मुझे एक ही चीज उस टाइम पे दिखती है कि मुझे ये काम खत्म करना है बस, बाकी दुनिया भाड़ में जाए उस टाइम पर, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरीके की क्या बोलते हैं मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे किसी और चीज की जरूरत है। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस, ठीक है, कि मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, उस काम को मैं सही ढंग से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बोलते हैं मोटिवेट कर दूं कि भाई अपने घर की दीवार को आज एक फुट खिसका कर मानो, शिफ्ट कर दो एक फुट, क्या बोलते हैं, तुम लगे रहो, जान लगाओ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, अरे करके रहोगे तुम, और तुम ये और तुम वो, इसने कर दिया उसने कर दिया, तुम क्यों नहीं कर पाओगे, भाई करते रहो, ठीक है, जितना मैं तुम्हें मोटिवेट करूं कर लो, ठीक है, लेकिन तुमसे क्या बोलते हैं वो दीवार नहीं शिफ्ट होने वाली, ठीक है। तो बेवकूफों की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये ढूंढो कि उसको करने का पर्पस क्या है, क्यों करना है, डायरेक्शन सही है या नहीं है, ठीक है, अपने आप फिर सारे काम होने लगते हैं, ठीक है। अपने लिए तो सर्व शक्तिमान बनना है, बहुत बढ़िया। ये मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था यार कि मेरा एक दोस्त है जिसने एक दिन मुझे ये बात बताई थी, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा यार, बात उसकी बहुत सही लगी थी मुझे कि अ, अगर आप क्या बोलते हैं, जब मैं अभी शुरुआत में भी ये बात बोल रहा था कि तुम लोग भाई कुछ नहीं हो बच्चों, तुम लोग और मेरे जैसे लोग या कोई भी बंदा, ठीक है, हम सब एक फटे हुए टायर की तरह हैं, ठीक है, जितनी हवा भरनी है मोटिवेशन की भरते रहो, 2 दिन 3 दिन बाद फिर निकल जाएगी, ठीक है, यही होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। परेशानी यह है कि आप लोग मोटिवेशन ढूंढते हो बाहर, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढो। एक बालक ने क्वेश्चन पूछा है कि आईआईटी करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी। आईआईटी करने के लिए किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले अपने आप से पूछो कि मन है भी या नहीं, जो काम तुम कर रहे हो वो तुम क्या बोलते हैं, या फिर इन सबको साइड करो, एक सिंगल लाइन में तुम्हें बताता हूं, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है पर्सनली, जितने भी लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं 33 32 जो भी हैं, तुम्हें लगता है कि जो मेहनत क्या बोलते हैं करनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने की, बीट आईआईटी बीट जेई या कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा नीट वीट का, उतनी मेहनत तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। क्या तुम सीरियसली उस काम को कर रहे हो? अगर अपने आप से ऑनेस्टली पूछोगे ना तो आंसर मिलेगा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यार तुम लोग अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो, तुम अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो तो क्या अचार डालोगे मोटिवेशन का, बताना जरा, बताओ, अचार डालोगे क्या मोटिवेशन का? अपने साथ तो ऑनेस्ट हो जाओ पहले। तुम लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, अपने साथ क्या बोलते हैं, तुम्हें एक काम असाइन हुआ तुम वो ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और बातें तुमने आईआईटी की करनी है, ऐसे थोड़ी काम होता है। तो पहले तो बच्चों क्या बोलते हैं, जो तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें हर बार बोल रहा हूं, पहले दिन भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम इतना कर लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। डे वन से मैं तो हर क्लास में बच्चों को यही बात बोलता हूं कि डेली बेसिस पर कम से कम पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब तुम्हारा वो सब्जेक्ट कौन सा कोई सा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं अपना केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं, 25 क्वेश्चन पर डे अगर सॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है, तो लगाना भाई जरा, जब तुम 300 दिन की पढ़ाई कर लोगे, सेशन करीबन करीबन 300 दिन का तो बनता ही है छुट्टी वुट्टी खत्म करके, तो कितने हो गए, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है 7,500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, करीबन करीबन 7,500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 7,500 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ठीक से कर लेना, ठीक है, आई कैन गारंटी कि वो खुद चाहे तो ही उसका रिजेक्शन होगा, बाकी उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तुमने करने ही नहीं है, तुमने बातें ज्यादा करनी है, काम जरा सा नहीं करना, ये परेशानी है। प्लानिंग के साथ चलो, और हर बार जो मैं बात बोलता हूं आज फिर बोलूंगा तुम लोगों को कि भाई ये टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई बंद कर दो, ठीक है। टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब ये है कि मैं दिन में 1 घंटे पढ़ता हूं, ठीक है। बेटा मेंस लेवल नहीं, एडवांस लेवल तक निकल जाएगा, मेंस क्या एडवांस लेवल तक निकल जाएगा अगर इतने क्वेश्चन कर लिए।
परेशानी ये है कि जब तक तुम्हारा साल खत्म होता है तुम लोग मुश्किल से 2000-2500 क्वेश्चन करते हो सिर्फ, और इसलिए अटक जाते हो बाद में, और कुछ नहीं है। खैर, तो यहां पर अगर तुम टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई को छोड़कर अगर टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर दोगे ना, कि एक दिन में अगर मेरे को कहा गया है कि मुझे भाई 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करने हैं, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। ठीक है, ये एक परेशानी है। लेकिन तुम लोग नहीं, ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं। तो अब अगर यही करते रहोगे तो बेटा फिर सिलेक्शन नहीं होता। हिंदी में एक बहुत अच्छा ईडियम है, कहावत है, शायद तुम में से कुछ बच्चों ने सुनी हो, ठीक है, कि कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं। ठीक है, बैठे बैठे करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करोगे, अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं आओगे, अपने मीडियोकर लेवल को छोड़कर ऊपर नहीं उठोगे, ठीक है, तब तक बेटा यही रहेगा और कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, यही करते रहोगे कि मोटिवेशन दे दो या फलाना दे दो, 4 लेक्चर यूट्यूब पे देख लोगे, ठीक है, बिल्कुल पंप हो जाओगे कि ओहो आज तो खतरनाक एनर्जी आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उस एक वीडियो को देखोगे, एक के बाद में दूसरी देखोगे, दूसरे के बाद में तीसरी देखोगे, एनर्जी आ गई और एनर्जी आ गई और एनर्जी आ गई। ठीक है, और क्या होगा, देखते देखते पता चलेगा कि यार रात के तो 3 बज गए, अब क्या करेंगे जी, अब बंद करते हैं, कल सुबह उठकर पढ़ेंगे, और रात गई, मोटिवेशन गया, बात गई, सब सत्यानाश हो गया। ठीक है, ये परेशानी है। तो एक प्रॉपर टास्क अपने लिए सेट करो, ठीक है, और उसका काम करना शुरू करो। ठीक है, अगर वो नहीं करोगे तो यही हाल रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा लाइफ में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ऑब्वियसली यार यश, एक ही क्वेश्चन को 25 बार करने के लिए थोड़ी कहा है मैंने। 25 क्वेश्चन का मतलब है जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी कुछ असाइंड किताबें बताई गई हैं, उन किताबों को उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अदरवाइज यही हाल रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। हर ये चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा यहां से। कोई भी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, 25 क्वेश्चन पर डे की बात हो रही है हर सब्जेक्ट से। खैर अब जरा इधर ध्यान लगा लो। और ये जो नंबर यहाँ पे 25 है ना, ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 50 होता है, कि तुम लोग डेली 50 क्वेश्चन करो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए, तुम्हारे तो क्योंकि बहाने ही नहीं खत्म होते हैं कि स्कूल है और ये और वो है, उनके लिए नंबर 50 है। तो अगर कोई बच्चा जेई के लिए पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ मैं कहता हूं 150 क्वेश्चन कर ले अच्छे से, पीसीएम सॉरी, पीसीएम कर ले, हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा क्या बोलते हैं नीट के लिए पढ़ रहा है, मैं उसको भी यही कहता हूं कि 150 क्वेश्चन पर डे कर ले बेटा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन नहीं जी, तुम फालतू के झंझट ही खत्म नहीं होते यार तुम लोगों के, तुम्हारी पढ़ाई होगी कहां से, तुम लोग सिर्फ अपने आप को बैठकर एक्सक्यूज देते हो। तुम लोग मोटिवेशन की बात करते हो, मोटिवेशन बाद में झाड़ पड़नी चाहिए पहले तुम लोगों को अच्छे से। ठीक है, काम तुमसे एक नहीं होता, टेस्ट के नाम पे सारे भाग जाते हो। ठीक है, ऐसे निकलते हैं सिलेक्शन, मजाक है क्या सिलेक्शन निकालना? दो तुमको ढंग के क्वेश्चन दे दो, उसमें फेल जाते हो तुम लोग। ठीक है, खैर छोड़ो, पढ़ाई लेता हूं मैं अभी। तो यहां पर इस इक्वेशन को बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर बनेगा 4 वाटर और इधर आकर लगेगा 8H+। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहां पर मैं ऐड करूंगा 2 वाटर और इधर मैं ऐड करूंगा 4H+। 4H+ ऐड करने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इस इक्वेशन को ठीक से बैलेंस किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड होंगे। उसके बाद में क्या करो, 5 यहां मल्टीप्लाई करो और 2 यहां मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इतनी बात तो तुम सभी बच्चे जानते हो कि अगर इक्वेशन को हमने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं किया, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं किया, तो इक्वेशंस कभी ऐड नहीं होती हैं। जो दोनों तरफ कॉमन होगा उसको कैंसिल करते चले जाओ और इक्वेशन ऐड करो। तो ये इक्वेशन बनेगी यहां पर 16 और 20। तो यहां एरो के इस तरफ यहां पर आएगा 4H+, और ये तुम्हारा आ जाएगा यहां पर 2 MnO4 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा 2 Mn2+, 8 और 10, इधर आ जाएगा 2 वाटर, और क्या रह गया, यहां पर ही आ जाएगा 5SO2। ठीक है, और इधर आ जाएगा यहां पर 5 सल्फेट। बस हो गई इक्वेशन बैलेंस मेरे ख्याल से तो, बाकी चेक कर लो।
अगर कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है तो बता दो, बट मेरे ख्याल से बैलेंस है, क्योंकि -2 4, हाँ बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ये तो एक बात हो गई डीकलराइजेशन की, ठीक है, ये एक बात हो गई डीकलराइजेशन की। एक छोटी सी बात और बताओ मुझे, अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को डीकलराइज कर रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो हमारा यहाँ पर SO2 है, ये एक तरीके के ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है? भाई ये बताओ जरा, ये जो हमारा क्या बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये जो प्रोसेस है ब्लीचिंग का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलर को लाइट करना। ये बात जानते हो ना, कलर को लाइट करने का मतलब है इंटेंसिटी कम करना, उसको डीकलराइज करना। वही हालत यहां पर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ। तो ये एक बात हो गई। अब ये भाई अगर मैं बात करूं यहां पर, सर इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगला जो केस है वो यहां पर आ जाओ, और अगला जो केस है वो ये है कि भाई ये जो हमारा SO2 है, जैसे मैंने वहां पे लिखा भी था, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये क्या करता है, आयरन 3+ को आयरन 2+ में कन्वर्ट कर देता है। बैलेंस करने का काम मैं खुद कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग टाइम लगाओगे। तो ये इक्वेशन में मैंने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और यहां पर मैंने क्या किया, SO2 को मैंने SO4 2- में ऐड कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने पीछे बैलेंस किया है पहले से। तो यहाँ 2 वाटर और यहाँ पर 4H+, और इधर लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर वाली इक्वेशन सिंपली 2 से मल्टीप्लाई होगी और काम खत्म। यहां पर आ गया भाई 2Fe3+ प्लस 2 वाटर, यहां पर क्या बोलते हैं SO2 गिव्स 2Fe2+ प्लस SO4 2- प्लस 4H+। खत्म बात, ठीक है। तो ये एक और इक्वेशन थी, होपफुली समझ में आ गया होगा, जहां पर क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात सबको याद रहेगी, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी बोलो अगर इतना क्लियर हो गया है तो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं जो तुम लोगों ने सॉल्व करके लाने हैं। बताओ। और मैं फिर बोल रहा हूं, अपने काम को लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है, लगकर मेहनत कर लो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, फोन मोबाइल सोशल मीडिया से थोड़ा हटना पड़ता है। लेकिन आधी से ज्यादा जनता छोड़ो, तुम्हारी पूरी क्लास क्या बोलते हैं, तुम्हें भाई ये फालतू के ग्रुपों पे चिट चैट करने से फुर्सत नहीं होती। यहां पर इतना दिखता है मुझे कि ओहो हो, जैसे कलीन का जेई का एग्जाम है, कलीन का जेई का एग्जाम है, यहाँ पर ऐसी बातें करते हो मेरे से, ठीक है। और उसके अलावा मैं तुम्हारे हाल देख रहा होता हूँ कि भाई क्या कर क्या रहे हैं ये बालक अपनी लाइफ में, इनके पास इतना टाइम आ कहां से जाता है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा लगकर यार मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको तुम इतने बढ़िया तरीके से वेस्ट कर रहे हो कि मैं क्या बोलूं। और उसके बाद बेटा बैठ कर बेटा रोओगे लाइफ में और कुछ नहीं होगा। और जेई जाने का मोटिवेशन सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना सा मोटिवेशन है, जो भी तुम में से कुछ बोल रहे थे, आज अपनी लाइफ को देख लो जिस हालत में तुम हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, सब ऐसा ही रहने दो, कुछ मत बदलो। और अगर लगता है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लाइफ में ऊपर उठना है, तो सारी चीजों को साइड करके, ठीक है, ये सोशल मीडिया फोन दोस्त सबको साइड करके लगकर पढ़ाई कर लो, ताकि लाइफ में कुछ चेंज हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। खैर, अब जरा इधर आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं आता यार वो फालतू की लंबी लंबी मीठी मीठी बातें करना, मैं नहीं जानता, ठीक है। मुझे इतना पता है कि काम दिया है करो चुपचाप उसको, ठीक है, अपने आप को वीक मत बनाओ। चलो अब जरा कुछ क्वेश्चन लिखो। सल्फर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन देन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए अगली क्लास तक,
क्योंकि तुम्हारा ग्रुप 16 भाई करीबन 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 क्या पूरा ही हो गया, कुछ जो 2-4 चीजें हैं वो बची हुई हैं, उनको जरा कर लो। तो नोट करो यहाँ पे फटाफट से, SF4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड whereas SF6 is not easily hydrolyzed। बेटा टाइम पे डिपेंड करेगा, हर्ष अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, थोड़ा सा वेट करो, पहले क्वेश्चन लिखो, चिट चैट में टाइम खराब मत करो। The electron gain enthalpy of sulfur atom has greater negative value than that of oxygen atom। Again, why? 4 नंबर। SF6 is much less reactive than SF4। बताओ क्यों? On addition of O3 gas to potassium iodide solution, violet vapors are obtained। अभी अगर मैं यही पूछ लूं ना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, तुम लोगों ने सभी चैप्टर्स जितने भी ऑर्गेनिक के कराए हैं उन सब के एनसीईआरटी क्वेश्चन और अरिहंत क्वेश्चन हो गए, जो बोला था बेसिक सबसे पहले खत्म करने के लिए, ज्यादातर बच्चे उसमें भी ना बोलेंगे कि नहीं हुआ अभी तक। तो यार खुद सोचो जरा तुम लोग कि कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ऐसे सिलेक्शन होगा क्या? Why does SF6 exists but SH6 does not? Why OF6 does not exist? What happens when SO2 is passed through lime water? चलो ये 8 क्वेश्चन ही मुझे करके दे देना, इतना ही काफी है।